नमस्ते। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट के जो आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, आर्टिकल 32, और इसको आज के इस क्लास में जानेंगे कि इस आर्टिकल को क्यों अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की आत्मा, इसकी संज्ञा दी थी। क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण किसी आर्टिकल को बताया था, तो उन्होंने सभी फंडामेंटल राइट्स को, वैसे भी अंबेडकर जी ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, अधिकारों को वो ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। बट एक आर्टिकल के बारे में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 को अगर किसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है तो वह है आर्टिकल 32। आज के इस वीडियो के बाद आप ये एनालिसिस करने में, बताने में ये सक्षम होंगे कि क्यों आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है, क्यों इसके बिना बाकी फंडामेंटल राइट्स जस्ट एक हायर गोल्स हैं जिसे हम अचीव करना है, इसके बिना वो अचीव नहीं हो सकते थे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्टिकल 32 वो क्यों हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देते हैं कि ये पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 जैसे बाकी राइट्स हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, वैसे ही ये एक फंडामेंटल राइट है। ये हमें क्या अधिकार देता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एनफोर्समेंट के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। अगर राज्य, स्टेट आपसे मौलिक अधिकार आपसे छीनता है, आपका वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेमेडी। यानी जैसे आप जब बीमार होते हैं तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी एनालॉगी में अगर आप देखेंगे कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आपके डिग्निफाइड लिविंग में एनक्रोचमेंट होता है, स्टेट का, पुलिस का, प्रशासन का, उसके किसी भी एक्टिविटी से आपके एसेंशियल फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी, ये कर्टेल होते हैं, तो इसके उपचार के लिए, इसके रेमेडी के लिए एक जो डॉक्टर है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। कई सारे डॉक्टर हैं वैसे तो, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन जो सबसे सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर, इसमें अगर आप कह सकते हैं जो मेडिकल लैंग्वेज में सुपर स्पेशलिस्ट, जिसके पास पूरे पावर्स हैं फंडामेंटल राइट के आपको रिस्टोर करने का, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में अवस्थित है, जहां आप जाके उपचार ले सकते हैं। इसका महत्व क्या है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय तक सीधी पहुंच है आपकी। और सर्वोच्च न्यायालय को भी आर्टिकल 32 पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को रीस्टोर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। और रिट इन द नेचर ऑफ रिट है, यानी उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिट के पावर अगर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट के पावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रेमेडी को रिस्टोर, रेमेडी पहुंचाने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करने के लिए जो डायरेक्शन देता है, वो दिशा निर्देश देता है, वो रिट के फॉर्म में देता है। 5 टाइप्स ऑफ रिट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव बनाता है, एनफोर्सिएबल बनाता है, व्यवहारिक रूप प्रदान करता है और प्रवर्तनीय बनाता है। तो इसलिए इस आर्टिकल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। व्हाई इट इज कॉल्ड द सोल? अब ये जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था, एग्जैक्टली वही चीज मैंने कोट किया है कि इफ I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, I could not refer to any other article except this one. This one means Article 32. It is talking about Article 32. It is talking about Article 32. This is Article 32. Except this one. It is very soul of the Constitution and the very heart of it. Heart and soul of the Constitution is Article 32. अब क्यों इसे कहते हैं, ये आगे वाले वीडियोस, आगे वाले में हम इस चीज को देखेंगे स्लाइड में। आत्मा क्यों कहते हैं? तो अगर आप सिर्फ राइट्स दे देते हैं, राइट्स आप किसको दे रहे हैं? राइट्स हम देते हैं किसको? इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स। आप व्यक्तियों को, नागरिकों को, व्यक्तियों को
नागरिकों शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए ही मौलिक अधिकार उपलब्ध होते हैं, इसलिए मैं व्यक्ति बोल रहा हूं, पीपल बोल रहा हूं। राइट्स किसको आपने दिया है? इंडिविजुअल को। किसके खिलाफ दिया है? स्टेट, राज्य के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। स्टेट क्या है? पावरफुल बॉडी है, इसके पास पुलिस है, प्रशासन है, कई सारे अंग हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये सारे तंत्र हैं जिसको, जो स्टेट को बहुत ही पावरफुल बनाता है। उसके पास इंफॉर्मेशन के पावर है, आपके फोन को टैप कर सकता है, आपको तलाशी ले सकता है, आपके घर में एंटर करके आपके घर की जांच कर सकता है। बहुत पावर है स्टेट के पास। सर्वेलेंस का पावर है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के आपको सर्वेलेंस आपकी हो सकती है, आपको देखा जा सकता है, आपको निगरानी की जा सकती है। इतना पावर किसको है? स्टेट को है। और उस स्टेट के खिलाफ किसको ये राइट दिया गया है? तो इंडिविजुअल, जो कि पावरलेस पर्सन, जस्ट एन इंडिविजुअल इज हैविंग नो पावर इन फ्रंट ऑफ, इन कंपैरिजन टू द स्टेट पावर। तो अगर वो स्टेट आपके इस इंडिविजुअल के, किसी एक इंडिविजुअल का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो स्टेट से लड़ने के लिए बराबर की ताकत भी देनी पड़ेगी। आपको एक ऐसा ऑर्गन के पास एक शक्ति देनी पड़ेगी जो ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं कि स्टेट के बराबर उसको शक्ति हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जुडिशियरी की। उसमें भी सबसे जो सर्वोच्च जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट। यहां जाके आपको रेमेडी मिल सकता है। रेमेडी लेने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को भी उसी संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं जो स्टेट के बाकी ऑर्गन्स को, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका को प्राप्त है। उसी संविधान से सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्तियां प्राप्त है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सभी शक्तियों के स्रोत एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब सर्वोपरि है। तो ये तीनों ऑर्गन के बीच में कहते हैं कि चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, शक्तियों का संतुलन होना चाहिए, ताकि कोई भी ऑर्गन किसका उल्लंघन ना करे? संविधान का उल्लंघन ना करे। अब संविधान कहता है कि आप अगर आर्टिकल 13 की बात करें कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स और ऑल्टर्स एडवर्सली अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 कहता है। अब आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, इसका सम्मान हो, इसका रेस्पेक्ट हो, ये कौन इंश्योर करेगा? अगर स्टेट ऐसा कानून बनाता है जिससे इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन होता है, तो हु शैल प्रोटेक्ट यू? दैट इज योर जुडिशियरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। देयर यू कैन डायरेक्टली अप्रोच फॉर रेमेडियल मेजर्स। और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति दी गई है कि रिट के नेचर में वो आदेश पारित करेगा, जजमेंट देगा, कमांड देगा, आदेश देगा, एंड स्टेट हैज टू फॉलो। अगर स्टेट के लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या पुलिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं, देन ऑल्सो देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट हैज पावर टू पनिश दैट पर्सन फॉर नॉट फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन। यानी आप जनता के हाथ में एक ऐसा हथियार दे रहे हो, और किसके खिलाफ? पावरफुल स्टेट के खिलाफ, ताकि अगर स्टेट आपके राइट्स का एनक्रोचमेंट करता है, आपका वायलेशन करता है, आपके निजी जीवन में प्रवेश करता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट तो इंपॉर्टेंट है ही, उनको सेफ गार्ड आपको 32 से मिलता है, तभी आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग आत्मा कह रहे हैं। बाकी सब इंग्लिश है, आप पढ़ लीजिए। मेक सुप्रीम कोर्ट द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट एंश्योर्स जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब आप देखें कि आर्टिकल 32 का क्या महत्व है। अगर आप देखेंगे 2-3 पॉइंट, एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इट एंश्योर्स दैट रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, यानी कानून का शासन हो रहा है। कानून, और सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। यानी आप कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट प्रोमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रूल ऑफ लॉ हो, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना हो, किसी व्यक्ति का शासन ना हो, कानून का शासन हो, यही तो एंश्योर करता है आर्टिकल 32। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस देता है वो, डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, नो मीडिएटर, नो मीडिएटर, नो मीडिएटर। रूल ऑफ लॉ की बात हम कर लिए, डायरेक्ट एक्सेस देता है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कोई भी मीडिएटर आपका उसमें अवेलेबल नहीं है।
तीसरी बात आप कर सकते हैं कि सिर्फ अग्रीड पर्सन नहीं, बल्कि अग्रीड पर्सन तो जा ही सकता है, अग्रीड पर्सन साथ ही साथ प्लस PIL की भी व्यवस्था है, यानी एक थर्ड पर्सन ऑल्सो कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडियल मेजर्स इफ द अग्रीड पर्सन कैनॉट रीच सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जनता के हित में अगर कुछ बात हो, जनता के लार्जर पब्लिक इन्वॉल्व हो, जैसे वर्किंग क्लास, जैसे लेबरर, जैसे एग्रीकल्चर, किसान, स्टूडेंट्स, कई सारे, एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है, लार्जर सोसाइटी इन्वॉल्व है, इवन एन NGO कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और एक्टिव सिटीजन लाइक MC मेहता फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही रीच्ड सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगा जिससे कई सारे लोगों का एक साथ फंडामेंटल राइट रिस्टोर हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 32 के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 का जिक्र मैंने ऑलरेडी कर दिया, जो कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। और कौन ये क्रॉस वेरीफाई करेगा कि पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया है जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट, यानी 13 गिव्स जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट। 13 से ही तो निकल के आता है जुडिशियल रिव्यू, ऐसे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 13 में लिखा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ। अब यहां से क्या निकल के आता है कि जुडिशरी कैन रिव्यू। आर्टिकल 19 की बात करें, 19 में कहता है कि रीजनेबलनेस की बात करते हैं हम लोग, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय स्टेट। अब स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए आर्टिकल 19 में आपके फ्रीडम्स पे, वो रीजनेबल है या नहीं, कौन टेस्ट करेगा? कौन ये बताएगा कि रीजनेबल है या नहीं, ये अनरीजनेबल है? अगेन सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट वेदर द रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट। 21 की बात करें, अगर आप किसी के लिबर्टी को कर्टेल करते हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, आप किसी पर्सन को उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसके लिबर्टी को, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, इंडिविजुअल फ्रीडम को, उसके बॉडीली फ्रीडम को आप जेल के अंदर इनकारसरेट कर दे रहे हैं, जेल के अंदर उसको रख दे रहे हैं, यानी उसकी लिबर्टी को आप छीन ले रहे हैं। छीनने का आधार क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मेनका वाद के बाद, मेनका गांधी केस के बाद, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ही आप किसी को जेल में डाल सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? यानी वहां भी टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस होगा। आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए और रीजनेबल फेयर प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। जो कानून है वो भी रेशनल होना चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के फ्रीडम को कर्टेल करके उसको जेल में डालने का अधिकार है। अब ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं, ये कौन टेस्ट करेगा? अगेन ड्यू प्रोसेस है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इक्वालिटी की बात करें, 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कहां जाएगा? अगेन सुप्रीम कोर्ट। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। 13 पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ। इन सब फंडामेंटल राइट में जो बातें लिखी हुई हैं, इसको एनफोर्स कौन करेगा? तो 32 का इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इन सब सारे फंडामेंटल राइट में अगर आप देखें तो रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं हम लोग, कर्टेलमेंट की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं स्टेट के द्वारा, क्योंकि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, इट हैज टू बी रेगुलेटेड फॉर एंश्योरिंग सोसाइटल बैलेंस। सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में बैलेंस, इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटी के बीच में बैलेंस हो, संतुलन हो, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, जो आपका एंड गोल है उससे प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने का काम कौन करेगा? जुडिशियरी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1981 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 32 को अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी रिमूव नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि इट हैज बिकम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल संरचना का हिस्सा हो चुका है अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या ये निलंबित हो सकते हैं? अब देखिए कि मैंने कहा कि 32 जो है बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना फंडामेंटल राइट की आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लूप होल्स हैं. आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड, मीन्स यू कैनॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डर एंड रेस्ट्रिक्ट योर राइट अंडर आर्टिकल 32 मूव सुप्रीम कोर्ट. ये हो सकता है, और इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज हमने देखा है इमरजेंसी के टाइम पे. एडीएम जबलपुर केस हमने डिस्कस किया है इस आपके वीडियो लेक्चर में. अगर आप देखेंगे तो एडीएम जबलपुर का केस है जिसमें फंडामेंटल राइट जो आपके हैं पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया था एग्जीक्यूटिव के उस एक्शन को ड्यूरिंग इमरजेंसी. दिस आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड, दिस वाज जस्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो. तो फिर इसको ये तो फिर बहुत ही अगर आर्बिट्ररी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर इंडिविजुअल के लिबर्टी कहाँ गए. और उसको हम सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं, यानी पीपल के राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टेट के पास लिमिटेड गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको यहाँ मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है कि रूल ऑफ लॉ हो, लिमिटेड सरकार हो, सरकार एक सीमित शक्तियां हो, और कौन सर्वोपरि हो? लोगों के अधिकार सर्वोपरि हो, और वो अधिकार आपका इमरजेंसी के दौरान निलंबित हो जाता है. तो सामान्यतः नहीं किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये हो सकता है. इसमें कुछ बदलाव किया गया 44वें संशोधन के द्वारा. जब 1978 में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने कुछ सुधार किए और कहा कि ये दो आर्टिकल्स जो हैं कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते. अब 20-21 किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं होते हैं. अगर उसका वायलेशन होता है तो इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडियल मेजर्स. तो कुछ रिलीफ मिला. बाकी 19 आपका हो सकता है रेस्ट्रिक्ट, जैसे कोविड के टाइम पे आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल कर दिया गया था. नेशनल इशू था, हेल्थ इशू था, नेशनल सोसाइटल लार्जर इशू था. तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी तो आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगा कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम दे सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में किया गया, सोसाइटी के इंटरेस्ट में किया गया, लार्जर इंटरेस्ट में किया गया. एडीएम जबलपुर केस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे उसका मिसयूज होता है, मिसयूज हो सकता है. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन किया गया जहां 20 और 21 को कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. बाकी सभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग 32. अब इसका निष्कर्ष क्या है कि आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों को जीवंत बनाता है, उनमें प्राण फूंकता है. इट मेक्स द फंडामेंटल, इट गिव्स लाइफ टू फंडामेंटल राइट्स. इट justifies Ambedkar's description as the soul and heart of the Constitution, because this is the only right which is a tool in the hands of general people to fight against state. ये बहुत बड़ा टूल है, और PIL के आ जाने के बाद और भी ये इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिकल 32. एंड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बिना आप संविधान की कल्पना नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते हैं. यू कैनॉट इमेजिन फंडामेंटल राइट विदाउट आर्टिकल 32. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आर्टिकल 32 इज कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि आप लोगों के अधिकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे, स्टेट के पावर को रेगुलेट करोगे. सीमित सरकार की हम बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, और ये आर्टिकल 32 ही है जो एक टूल और लोगों के हाथों में हथियार है, आम जनता के हाथ में हथियार है, जिससे वो स्टेट से फाइट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकती है. एक पावरफुल स्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक पावरफुल बॉडी है. इसलिए हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है कि जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है. तीनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कोई एनक्रोच नहीं करे एक दूसरे के डोमेन में, और कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी हो. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसको भी आप जरूर देखिए. उसमें हम जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो 5 रिट्स हैं उसको हम जानेंगे, और उससे रिलेटेड MCQ के थ्रू समझेंगे कि
पांचों जो आपके रिट हैं उसका क्या रोल है। हाँ, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।